नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम उन स्टूडेंट के लिए जो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम 20 क्वेश्चन की सीरीज़ की एक लड़ी लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलो दोस्तों, समय ख़राब ना करते हुए आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस राज्य के एनजीओ ने चिल्ड्रन चैम्पियन अवार्ड अपने नाम किया है? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, पंजाब या सिक्किम। हाँ जी, इसका सही आंसर है असम। हाँ जी, असम स्टेट ने चिल्ड्रन चैम्पियनशिप अवार्ड अपने नाम किया है। असम के पाठशाला स्थित एक एनजीओ है जी तपोवन, जो विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों और ऑटिज़म से पीड़ित बच्चों के समर्थन के लिए ध्यान केंद्रित करता है। को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में बच्चों को चैम्पियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया जी। यह जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह अवार्ड शिक्षा, न्याय, स्वास्थ्य, पोषण, खेल और रचनात्मक कलाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जी। चलो आगे देखते हैं। एनजीओ फ्रॉम असम ऑनर्ड विद चिल्ड्रंस चैम्पियन अवार्ड। तपोवन नाम की जो एक एनजीओ है पाठशाला में असम में, उसको ये चिल्ड्रन चैम्पियन अवार्ड दिया गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया जी? 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। हर साल आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस को 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मनाया जाता है। वे गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना है। इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार आयुष्मान भारत योजना ने अब तक 75,532 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को शुरू किया है। इसने 2022 तक 5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। हाँ जी, जो हमारे देश के बहुत से लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उसी के संदर्भ में बनाए गए हैं कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ और सहूलतें मिल सकें, और ये 30 अप्रैल को हर साल भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने 26 मार्च 2023 को फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक ग्रेडेड मिसाइल किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया? हाँ जी, कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया BDL ने 26 मार्च को? अमोगा 1, अमोगा 2, अमोगा 3 या अमोगा 4? हाँ जी, इसका सही आंसर होगा अमोगा 3। चलो इसका बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने 26 मार्च 2023 को एक फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह इस मिसाइल को इंसान खुद भी चला सकता है बिना टैंक के से, इसलिए इसको बोला गया है फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल है ये।
अमोगा 3 मिसाइल की न्यूनतम सीमा 200 मीटर और अधिकतम प्रभावी सीमा 2500 मीटर है। मैन पोर्टेबल मिसाइल में एक टैंडेम वारहेड होता है जो एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर को 650 मिलीमीटर से अधिक तक भेज सकता है। इस मॉडल में ड्यूल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है। डेफ एक्सपो 2020 के दौरान भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा पहली बार मिसाइल का अनावरण किया गया था, जबकि पहला मॉडल 7 फरवरी 2020 को भारतीय रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। हालांकि बीडीएल द्वारा डिज़ाइन और विकसित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अमोगा 3 के विकास में सहायता की। इसमें डीआरडीओ ने भी हेल्प की है। हाँ जी, जो आज तक की रिपोर्ट है वो भी देख लेते हैं। दुश्मन के टैंक की धज्जियां उड़ा देगी ये भारतीय मिसाइल, टेस्टिंग सफल हो गया इसका। देश की बड़ी रक्षा उत्पादन कंपनी डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल ने हाल ही में अपनी नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कंधे से भी दागी जा सकती है या फिर इसे किसी टैंक या स्टैंड या वाहन पर तैनात भी किया जा सकता है। जानिए इसकी वार पावर। देखते हैं जी, देखो ये हमारी बीडीएल के द्वारा लॉन्च की गई मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का हाल ही में किस मार्ग पर परीक्षण किया गया? हाँ जी, दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन है, देखते हैं वो किस मार्ग पर उसका परीक्षण किया गया। दिल्ली से गोवा, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से जयपुर। हाँ जी, इसका सही आंसर है दिल्ली से जयपुर। वर्ल्ड्स फर्स्ट 7.2 मीटर हाई वंदे भारत एक्सप्रेस, जो इस ट्रेन का नाम है जी वंदे भारत एक्सप्रेस, अंडरगोज ट्रायल रन ऑन दिल्ली जयपुर अजमेर रूट। ये दिल्ली जयपुर अजमेर रूट के ऊपर चलाई गई है जी। हाल ही में ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले शख्स कौन बने हैं? हाँ जी, पहला ऑप्शन है एलन मस्क, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी या डेवेन जॉनसन। देखते हैं इसके बारे में। हाँ जी, एलन मस्क जो कि ट्विटर के सबसे सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले शख्स बने हैं जी। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे बराक ओबामा और हमारे मोदी जी आते हैं 8वें नंबर पर। चलो देखते हैं। ट्विटर के सीईओ और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क 133.1, अब तो ये 140 प्लस हो गया, मिलियन फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलो किए जाने वाले शख्स बन गए हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ट्विटर 133 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर और पॉप गायक जस्टिन बीबर 133 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ तीसरे पायदान पर हैं जी। चलो देखते हैं इसके बारे में। ये हमारे एलन मस्क जी हैं जो कि सीईओ हैं ट्विटर के एंड मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन ट्विटर विद ओवर 140 मिलियन फॉलोअर्स। दूसरे नंबर पे हैं जी फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी हैं, द सेकंड मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन ट्विटर विद ओवर 132 मिलियन फॉलोअर्स। तीसरे नंबर पे हैं जी कैनेडियन सिंगर हैं जी ये हमारे जस्टिन बीबर। और चौथे नंबर पे हैं पोर्टुगीज़ फुटबॉलर। 5वें नंबर पे है रिहाना और हमारे मोदी जी हैं 8th नंबर पर। इनके फॉलोअर्स हैं 88 मिलियन फॉलोअर्स। ये देखिए नीचे लिस्ट दी गई है। एलन मस्क नंबर 1 पे हैं, बराक ओबामा 2 पे हैं, जस्टिन बीबर 3 नंबर पे हैं, क्रिस्टियानो 4 पे हैं, रिहाना 5th नंबर पे हैं, कैट पेरी 6th पे हैं, टेलर स्विफ्ट 7th नंबर पे हैं और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं ये 8th नंबर पे आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? हाँ जी, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जी। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में, या हरियाणा में, या राजस्थान में? हाँ, इसका सही आंसर होगा राजस्थान में। राजस्थान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जी। चलो इसकी डिटेल देख लेते हैं। वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जयपुर के जयपुर का चोनप गांव है, उसमें बनाया जाएगा ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एक समझौता MOU साइन किया गया है। जयपुर में बनने वाले दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए वेदांता ग्रुप बना रहा है जी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 300 करोड़ रुपए दिए हैं। बता दें कि जयपुर में 75,000 दर्शक क्षमता वाला यह स्टेडियम मोटेरा और मेलबोर्न के बाद दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा जी। देखते हैं जी, जयपुर टू गेट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नेम्ड आफ्टर अनिल अग्रवाल। वेदांतास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज साइंड एन MOU पर साइन किया इन्होंने विद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन टू बिल्ड द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। हाँ जी, इस पर इसकी जो दर्शकों को बिठाने की चेयर्स लगेंगी जो 75,000 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 कब मनाया गया जी? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 1 अप्रैल, 30 मार्च, 31 मार्च, 30 मार्च या 29 मार्च? हाँ जी, इसका सही जवाब है जी 31 मार्च। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 मनाया जाता है जी। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल 31 मार्च को मनाया जाता है, जो ट्रांसजेंडर लोगों की उपलब्धियों और योगदानों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही विश्व भर में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने भेदभाव और हिंसा की जाने वाली मुश्किलों को संज्ञान में लाने के लिए भी होता है। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी एक महत्वपूर्ण अवसर है जब लोग जेंडर व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति की विविधता का जश्न मनाते हैं। चलो आगे इसके बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च 2023, ये 31 मार्च 2023 को मनाया जाता है। ये इसको ध्यान में रखना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ जी? जो गाड़ियाँ डीजल पे या पेट्रोल पे चलती थीं, अब वो सभी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिशियन की मदद से चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी से पे चलेंगी। इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी स्टेट का हो गया जी। कौन सी स्टेट है ये? पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र या हरियाणा? हाँ जी, इसका सही आंसर है हरियाणा। पूरी तरह से हरियाणा की जो ट्रेन्स हैं सभी का कम्प्लीटली इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है जी। हरियाणा में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 100% पूरा हो गया है। इस बात की जानकारी रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एक ट्वीट के माध्यम से दी है। हरियाणा इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का भी 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल इंडियन रेलवे का पहला 100% इलेक्ट्रीफाई रेल मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाल ही में नेशनल मैरीटाइम वीक कब से शुरू हुआ है? हाँ जी, इसका आंसर पहले ही दिया हुआ 30 मार्च को जी। नेशनल मैरीटाइम वीक, मैरीटाइम का मतलब है जो समुद्र से संबंधित। भारत में 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष
नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इसको देखते हुए नेशनल मैरीटाइम वीक की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह की शुरुआत पर कहा है कि यह बंदरगाह आधारित विकास और आर्थिक समृद्धि के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा। इस दिवस के महत्व को चिन्हित करने के लिए सरकार 30 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह मना रही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में जस्टिस रमेश सिन्हा को राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया जी। जस्टिस रमेश सिन्हा को किस राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा या उड़ीसा? हाँ जी, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। हाँ जी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस रमेश सिन्हा ने शपथ ली है। वह इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस थे। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें राजभवन में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिन्हा ने शपथ ग्रहण में राज्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित अन्य नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद बने राज्य छत्तीसगढ़ के गठन के साथ हुई थी। हाँ जी, ये हमारे ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा जी हैं, इनकी डिटेल्स दी गई हैं। और ये टुक ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ऑन मार्च 29। हाँ जी, अभी छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस मुख्य जज बन गए हैं जी, 29 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब उद्घाटन किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है जी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है जी गुजरात। गुजरात में स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया जी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हाल ही में अहमदाबाद, गुजरात में एक स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना और भारत में निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष फर्मों के योगदान को बढ़ाना है। यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की पहल है। इस लैब में कंप्यूटिंग संसाधन हैं जिनमें 16 वर्कस्टेशन और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग मल्टी कोर सर्वर शामिल हैं। ये देखिए, द स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब वाज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इन अहमदाबाद बाय द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। द स्पेस सिस्टम डिज़ाइन लैब्स पर्पस टू हेल्प स्पेस स्टार्टअप्स, जो स्पेस में स्टार्टअप्स के लिए कुछ भी जो खोजें होंगी, अनुसंधान होंगे, उनमें ये हेल्प करेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक है जो, ने हाल ही में किसके सहयोग से IPPB ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की है? हाँ जी, इंडियन पेमेंट्स बैंक है जो, इन्होंने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। किसके सहयोग से की है जी? ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक, गूगल पे, फ़ोनपे या एयरटेल? इसका सही आंसर है जी एयरटेल। एयरटेल की हेल्प से इन्होंने शुरुआत की है। चलो इसकी डिटेल रीड कर लेते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने एयरटेल के सहयोग से 31 मार्च 2023 को नई दिल्ली में IPPB ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की घोषणा की। यह IPPB ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंक के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने में सक्षम करेगा, जिससे लोग सहजता से कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएंगे, जिसमें डोर स्टेप सेवा अनुरोध, निकटतम डाकघर का पता लगाना, बहुत कुछ शामिल है। एयरटेल IPPB व्हाट्सएप बैंकिंग समाधान भी बहुभाषा समर्थन के निर्माण पर काम कर रहा है, जिसमें ग्राहकों को विशेष रूप से देश के ग्रामीण हिस्सों में अपनी पसंदीदा भाषा बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में अतिरिक्त सुविधा मिलती है। वे व्हाट्सएप में एक लाइव इंटरैक्टिव ग्राहक सहायता एजेंट को और
एकीकृत करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जो ग्राहकों को 24 घंटे समर्थन प्राप्त करने और उनके प्रश्नों के त्वरित समाधान प्राप्त करने में सक्षम करेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भारतीय डाक का एक प्रभाव है, जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत एक विभाग डाक विभाग के स्वामित्व है। 2018 में खोला गया, जनवरी 2022 तक बैंक के पास 6 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इज़ एन कोलैबोरेशन विद एयरटेल लॉन्चेस व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। हाँ जी, ये व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शुरू कर रहा है एयरटेल की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113 दीक्षांत समारोह में भाग लिया? हाँ जी, 113वां दीक्षांत समारोह हुआ था, उसमें भाग लिया अमित शाह जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में। किस जगह पर? हाँ जी, धर्मशाला, काशी, वाराणसी या हरिद्वार? इसका सही आंसर है जी हरिद्वार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 मार्च 2023 को हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने उत्तराखंड के विभिन्न बहुउद्देशीय समितियों के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय की स्थापना 4 मार्च 1902 को आर्य समाज सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। गुरुकुल कांगड़ी उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित यूजीसी अधिनियम 1956 का एक सरकार द्वारा वित्तपोषित मानद विश्वविद्यालय है। यह पूरी तरह से यूजीसी द्वारा वित्त पोषित है। इसमें इंजीनियरिंग, अप्लाइड साइंसेज, वैदिक विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन कार्यक्रमों का कवर करने वाले 25 शैक्षणिक विभाग हैं, जिनमें वैदिक और आधुनिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस राज्य की सरकार ने म्यांमार के उन शरणार्थियों की पहचान करने का फैसला किया है जो राज्य में रह रहे हैं और उन्हें निर्दिष्ट केंद्रों पर रखा जाएगा? हाँ जी, इसके ऑप्शन है जी मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। इसका सही आंसर है जी मणिपुर। मणिपुर की सरकार ने म्यांमार के शरणार्थियों को पहचान करने का फैसला किया और निर्दिष्ट केंद्रों पर रखे जाएंगे जी उनको। मणिपुर सरकार ने म्यांमार के उन शरणार्थियों की पहचान करने का फैसला किया है जो राज्य में रह रहे हैं और उन्हें निर्दिष्ट केंद्रों पर रखा जाएगा। फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद लगभग 5000 अप्रवासी म्यांमार से भाग गए हैं। शरणार्थियों को अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा और स्थिति में सुधार होने पर उन्हें वापस म्यांमार भेज दिया जाएगा। लेतपाओ, हाओकिप, अम्बागबो, न्यूमई और थ बसंता सिंह जैसे 3 राज्य मंत्रियों की एक मंत्रिस्तरीय टीम ने हाल ही में म्यांमार सीमा के साथ सीमावर्ती शहर मोरे का दौरा किया था, ताकि उस क्षेत्र का अध्ययन किया जा सके जहां आश्रय गृह स्थापित किए जाने की उम्मीद है। मोरे राज्य की राजधानी इम्फाल से 110 मीटर दूर है। मणिपुर म्यांमार के साथ 400 मीटर की बिना बाड़ वाली सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? इसका ऑप्शन है जी कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल। हाँ जी, इसका सही आंसर है जी संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है, जिसका उद्देश्य जीनोमिक कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करना है। यह रणनीति 10 वर्षों तक चलेगी और देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वर्ष 2021 में स्थापित अमीरात जीनोम काउंसिल राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की देखरेख करेगी। इस लॉन्च कार्यक्रम में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत में कहाँ अंतरिक्ष डिज़ाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? हाँ जी, अंतरिक्ष डिज़ाइन प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में कौन सा देश 31वां
31वां नाटो सदस्य देश बना है? हाँ जी, स्वीडन, फिनलैंड, यूक्रेन या क्रीमिया। इसका सही आंसर है जी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 कब मनाया गया? 1 अप्रैल, 31 मार्च, 30 मार्च या 29 मार्च। हाँ जी, इसका सही जवाब है जी 30 मार्च। 30 मार्च को नेशनल नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जी, हाल ही में नेशनल मैरीटाइम वीक कब से शुरू हुआ है? हाँ जी, 30 मार्च को नेशनल मैरीटाइम वीक शुरू हुआ है जी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 1 अप्रैल को अपना राज्य दिवस मनाया है? हाँ जी, इसका सही जवाब है जी उड़ीसा। उड़ीसा ने 1 अप्रैल को अपना राज्य दिवस मनाया है। नेक्स्ट, हर साल उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। उड़ीसा देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। ये खनिज संसाधनों से समृद्ध है। यह पूरे देश में फैले कई उद्योगों को कच्चे माल जैसे कोयला, लौह अयस्क का प्रमुख आपूर्ति करता है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसे 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश भारत के एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था। इसे उड़ीसा नाम दिया गया था। 4 नवंबर 2011 को अंग्रेजी नाम बदलकर उड़ीसा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया जी? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 31 मार्च या 30 मार्च। हाँ जी, इसका सही जवाब है जी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना स्थापना दिवस मनाया जी। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई से पहले केंद्रीय बैंक के सभी कार्य इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे थे। आरबीआई से पहले जो कार्य किए थे इंपीरियल बैंक के द्वारा किए जा रहे थे जी। इंपीरियल बैंक इंडिया अधिनियम 1920 के माध्यम से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी, जिसने 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को एक मजबूत बैंक मिला था। इस बैंक को देश के संभावित मंडी शहरों में अगले 5 वर्षों में 100 शाखाएं खोलने का निर्देश दिया गया था। इस बैंक को केंद्रीय बैंक बनाने के विचार के साथ बनाया गया था और इसे केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति दी गई थी। मुद्रा और क्रेडिट, सार्वजनिक ऋण, सरकारी प्राप्तियां और संवितरण, प्रबंधन और प्रतिभूतियों और बॉन्ड, बैंकरों के बैंक आदि का कार्य इसे सौंपा गया था। बाद में हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश की कि केंद्रीय बैंक को अलग से बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाल ही में विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है जी? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है जी 2 अप्रैल। विश्व ऑटिज्म डे जो मनाया जाता है जी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र के 7 अधिकारियों स्वास्थ्य विशिष्ट दिनों में से एक है। आधिकारिक ऑटिज्म डे है, बच्चों से संबंधित कोई बीमारी है जी, इसको मनाया जाता है जी। हाल ही में सारा थॉमस का निधन हुआ है। वे कौन थी? इतिहासकार थी, उपन्यासकार थी या हास्य कलाकार थी या अभिनेत्री थी? हाँ जी, इसका सही आंसर है जी उपन्यासकार, नॉवलिस्ट थी वो। हाल ही में सारा थॉमस जिनका निधन हुआ है वो क्या थी? उपन्यासकार। प्रख्यात लेखिका सारा थॉमस का उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनके आवास पर निधन हो गया। वह 89 वर्ष की थी। उन्होंने 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएँ लिखी। उनके पहले उपन्यास जीविथम इनानाथी ने उनके लेखन करियर की शुरुआत की। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में से एक मुरिपादुकुल को निर्देशक पी.ए. बक्कर द्वारा
मणि मुज्जकम नामक फिल्म में रूपांतरित किया गया था। ये जी हमारी सारा थॉमस जी, नोबलिस्ट। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एक्सपर्ट पॉइंट को लाइक करें। थैंक यू।